Hello everyone, welcome to our YouTube channel. Today we will be discussing an important topic of Western Ghats. So let's start the topic. यहाँ पर देख लेते हैं न्यूज़ में क्यों था. So Supreme Court asks Environment Ministry to file counter affidavit to plea by a minor to protect the Western Ghats. यहाँ पर बैकग्राउंड समझ लेते हैं. So यहाँ पर 7-year-old kid ने ये पिटिशन फाइल की है कि जो वेस्टर्न घाट्स है ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ ये एक टाइम पे आते आते ख़त्म हो जाएंगे. कि जो वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी है, एनवायरमेंटल बैलेंस जो बना के रखा हुआ है, अगर ऐसे ही हम डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करते रहे तो ये जो वेस्टर्न घाट्स का इकोसिस्टम है वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा और हमारे आने तक यहाँ पर जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा. राइट. सो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने आपकी एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री से क्वेश्चन किया है टू फाइल अ काउंटर एफिडेविट टू प्ली बाय द माइनर टू प्रोटेक्ट द वेस्टर्न घाट्स. अब देखिए ये जो टॉपिक है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके एनवायरनमेंट एज वेल एज ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से. जो वेस्टर्न घाट्स है इट बिकम्स अ हॉट टॉपिक फॉर यूपीएससी. यहाँ पर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको देखने को जरूर मिलता है. तो वेस्टर्न घाट्स की डिटेल्स को हम डिस्कस करेंगे इस सेशन में. सो लेट्स स्टार्ट. यहाँ पर देख लेते हैं ये न्यूज़ में क्यों है. तो सुप्रीम कोर्ट ऑन फ्राइडे डायरेक्टेड द एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टू फाइल इट्स counter affidavit to a petition which was filed by a minor, that is Miss Kavya, who is a resident of Nilgiris. So यहाँ पर आपको 7-year-old kid की petition देखने को मिली है जहाँ पर उन्होंने बोला है कि यहाँ पर judicial intervention की ज़रूरत है to protect the Western Ghats. So जैसे जैसे आप developmental activities कर रहे हैं ये जो Western Ghats है ये बिल्कुल deteriorate हो रहा है. तो यहाँ पर counter file करनी पड़ेगी petition to by the एनवायरमेंट मिनिस्ट्री. सो यहाँ पर मिस काव्या ने ये बोला है दैट जस्टिस इन टर्म्स ऑफ इंटर जनरेशनल इक्विटी चाहिए. अब देखिए यहाँ पर इंटर जनरेशनल इक्विटी का मतलब क्या होता है. एक्सप्लिसिट टर्म भी आपसे पूछ सकते हैं. यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं. देखिए जब हम इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात करते हैं दैट मीन्स द ह्यूमन कम्युनिटी एज अ पार्टनरशिप अमंग ऑल जनरेशंस, चाहे छोटा है चाहे बड़ा है. तो यहाँ पर अगर हमें एनवायरमेंटल जस्टिस प्रोवाइड करना है तो यहाँ पर इंटर जनरेशनल इक्विटी की बात करी जा रही है दैट ईच जनरेशन हैज़ द राइट टू इनहेरिट द सेम डाइवर्सिटी इन द नेचुरल, कल्चरल, हेल्थ एंड इकोनॉमिक रिसोर्सेज. सो यहाँ पर यही बात की जा रही है कि जो आज की जनरेशन है वो डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ करके ये जो नेचुरल इकोसिस्टम है वेस्टर्न घाट्स का वो डिस्ट्रॉय कर रही है. तो हम जब बड़े होंगे तो ये जो वेस्टर्न घाट्स की इकोलॉजी है वो इम्बैलेंस होती हुई दिखेगी और क्लाइमेट चेंज की वजह से ये जो हमारी डाइवर्सिटी है, ये जो नेचुरल और कल्चरल डाइवर्सिटी है वो हमें देखने को नहीं मिलेगी. तो यहाँ पर जो कॉन्सेप्ट यूज हुआ है दैट इज इंटर जनरेशनल इक्विटी. दिस टर्मिनोलॉजी बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये आप अपने मेंस में भी लिख सकते हैं और अगर प्रीलिम्स में एक्सप्लिसिटली इस टर्म पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो अगेन यू हैव टू रिमेंबर दैट ईच जनरेशन हैज द राइट टू इनहेरिट द सेम डाइवर्सिटी इन नेचुरल, cultural, health and economic resources enjoyed by the previous generations. So यहाँ पर जो आपने natural और cultural diversity enjoy करी है वो हमें भी enjoy करने का मौका मिले. लेकिन वो कब मिलेगा? जब यहाँ पर judicial intervention करी जाएगी to save the Western Ghats. राइट. सो इसीलिए ये टॉपिक न्यूज़ में था. अब हम देख लेते हैं अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं यहाँ पर एक और कोट दिया गया है जो गोवा फाउंडेशन है सेड दैट द पिटिशन कंसर्न्ड अ total land area of 1,29,037 square kilometer. A population of 50 million people was directly dependent on Western Ghats. So you can see कि यहाँ पर बहुत सारी population जो है वो किस पे dependent है, Western Ghats पे dependent है और यहाँ पर 200 million people were indirectly dependent. So यहाँ पर approximately अगर हम बात करते हैं तो 250 million people are directly और इनडायरेक्टली कंसर्न्ड विद दी वेस्टर्न घाट्स. सो अगर वेस्टर्न घाट्स डिटोरेट हो रहे हैं तो इनकी लाइफ पे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली इम्पैक्ट आएगा ही आएगा. Right. So the future of entire southern India was
intimately linked with the healthy survival of the Western Ghats. Now Western Ghats एक तरह से बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है. अब अगर यहाँ पर कुछ भी चेंजेस होते हैं तो वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली साउदर्न इंडिया को इफेक्ट करेंगे. अब अगर वो इफेक्ट करेंगे साउदर्न इंडिया को तो एट द एंड ऑफ द डे ये जीडीपी में जो हमारी कंट्रीब्यूशन है यहाँ पर हार्म होता हुआ दिखेगा. राइट, सो दिस इज वेस्टर्न घाट्स. अब हम वेस्टर्न घाट्स के बारे में कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ चीज़ें जो जोग्राफिकली एंड एनवायरमेंटली इंपॉर्टेंट है. अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, इनको सह्याद्री हिल्स भी कहा जाता है, एज वेल नोन फॉर देयर रिच एंड यूनिक असेंबलेज ऑफ फ्लोरा एंड फौना. सो यहाँ पर आपको फ्लोरा एंड फौना में डाइवर्सिटी देखने को मिलती है एंड इटसेल्फ इट इज़ अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. उसके क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे. देखिए सह्याद्री हम इसको बोलते हैं नॉर्दर्न महाराष्ट्र में, और अगर हम केरला तक जाते हैं तो इसको बोला जाता है साया पर्वतम. याद रख लीजिए क्योंकि ये आपके प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं. द नॉर्दर्न पोर्शन ऑफ द नैरो कोस्टल प्लेन बिटवीन द वेस्टर्न घाट्स एंड द अरेबियन सी इट इज नोन एज कोंकण कोस्ट, और जो नीचे वाला पार्ट है उसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट. दोनों को ही याद रखना है. जो आपका सेकंड पॉइंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो रेंज सह्याद्री इन नॉर्दर्न महाराष्ट्र कहा जाता है और उसको केरला में क्या कहा जाता है, दैट इज साया पर्वतम. आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो आप ये डायग्राम भी देख सकते हैं. देखिए यहाँ पर आपको पासेस बहुत सारे देखने को मिलते हैं. सो यहाँ पर आपको थल घाट, भोर घाट, ऐसे ही सह्याद्री जो कि महाराष्ट्र और कर्नाटका में देखने को मिलता है. सो नीलगिरी हिल्स जो कि तमिलनाडु, केरला और कर्नाटका ट्राई जंक्शन पे देखने को मिलते हैं. ऐसे ही अगर हम पालघाट की बात करते हैं जो कि कोयम्बटूर और कोची को ज्वाइन करते हैं. तो अगेन आपको नॉर्थ टू साउथ यहाँ पर जो पासेस है उसको क्रोनोलॉजिकली सेट करने में आ सकता है. डन. सो अगेन यहाँ पर आप देख सकते हैं अनायमुड़ी जो है द हाईएस्ट पीक ऑफ द इंडियन पेनिनसुला वो आपको देखने को मिलती है. राइट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वेस्टर्न घाट्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में घोषित किया गया है. अगर हम इसकी बात करते हैं, इट इज़ वन ऑफ द 8 हॉटस्पॉट्स ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी इन द वर्ल्ड ड्यू टू इट्स हाई लेवल ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एंड एंडेमिज्म. देखिए बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट के क्राइटेरियाज होते हैं, उसको भी हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं. देखिए अगर हम बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की बात करते हैं तो उसके दो क्राइटेरियाज होते हैं. नंबर 1, इट मस्ट हैव एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स एज एंडेमिक्स. देखिए यहाँ पर दो कीवर्ड्स यूज किए गए हैं. अगर हम वैस्कुलर प्लांट्स की बात करते हैं, वैस्कुलर प्लांट्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास आपको वेसल्स देखने को मिलती है. तो यहाँ पर हम जाइलम एंड फ्लोएम की बात करते हैं. सो यहाँ पर आपको जाइलम एंड फ्लोएम देखने को मिलते हैं. इनकी डाइवर्सिटी कितनी होनी चाहिए, एटलीस्ट 1500 वैस्कुलर प्लांट्स होने चाहिए एंड दे शुड बी एंडेमिक टू. एंडेमिक का मतलब क्या है, दैट इज यूनिक टू द एरिया. यहीं पर ये आपको पाए जाएंगे. नंबर 1 क्राइटेरिया. नंबर 2 क्राइटेरिया, इट मस्ट हैव 30% और लेस ऑफ इट्स ओरिजिनल नेचुरल वेजिटेशन. सो इसका मतलब क्या है, 70% ऑफ द नेचुरल वेजिटेशन शुड बी अंडर थ्रेट. इसका मतलब वो थ्रेटन्ड भी होनी चाहिए, तभी हम कहेंगे इट इज अ बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. सो वेस्टर्न घाट्स क्या है, एक बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है जहां पर आपको एंडेमिज्म देखने को मिलता है, प्लस यहां पर आपको जो नेचुरल वेजिटेशन है इट इज अंडर थ्रेट. आई होप यहां तक क्लैरिटी है. सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट. ऐसे ही अगर हम बात करते हैं हॉटस्पॉट्स इन इंडिया की, तो आपको 4 तरीके के देखने को मिलते हैं. सबसे पहला है वेस्टर्न घाट्स, दूसरा है द ईस्टर्न हिमालयाज, तीसरा है इंडो बर्मा रीजन एंड दी सुंडालैंड. अगेन देखिए यहाँ पर आपकी ज्योग्राफी रिवाइज हो रही है. अगर आपको आता है वेल एंड गुड, यहाँ पर आप इसको रिवाइज कर सकते हैं. राइट. नेक्स्ट देखते हैं जियोलॉजी ऑफ वेस्टर्न घाट्स. देखिए वेस्टर्न घाट्स के लिए 2 थ्योरीज यहाँ पर फेमस है. पहली थ्योरी ये कहती है जो माउंटेन्स ऑफ वेस्टर्न घाट्स हैं दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. सो आप देख सकते हैं यहाँ पर होर्स्ट और ग्रेबन एग्जिस्ट करता है, तो यहाँ पर फॉल्ट लाइंस देखने को मिलती है. तो ऐसा कहा गया है कि जो वेस्टर्न घाट्स के माउंटेन्स हैं दे आर ब्लॉक माउंटेन्स. सेकेंड थ्योरी ये कहती है द माउंटेन्स ऑफ द वेस्टर्न घाट्स आर नॉट true mountains but are faulted edge of the Deccan Plateau. So faulted edges आपको देखने को मिलते हैं, तो वो कहते हैं कि ये प्रॉपरली हम इसको माउंटेन्स नहीं कह सकते, दे आर नॉट ट्रू माउंटेन्स, लेकिन ये जो फॉल्ट लाइंस आपको देखने को मिलती है डेक्कन प्लेट्यू की, वही उसकी एज बनाती है. राइट. सो 2 थ्योरीज हैं. कई स्कॉलर्स हैं वो जो कहते हैं कि ये ब्लॉक माउंटेन्स हैं, और कई जो स्कॉलर्स हैं वो कहते हैं ये ट्रू माउंटेन्स नहीं है, लेकिन ये क्या है, दे आर फॉल्टेड एज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू.
आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है. सो दिस इज दी वेस्टर्न घाट्स. अगर हम सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो तब सबसे पहले हाइड्रोलॉजिकल. देखिए हाइड्रोलॉजिकल क्यों कहा गया है. अगर हम आपके ईस्टर्न फ्लोइंग रिवर्स की बात करते हैं तो इसका ओरिजिन कहाँ पर देखने को मिलता है, वेस्टर्न घाट्स में देखने को मिलता है. जैसे गोदावरी हो गया, कृष्णा हो गया, कावेरी हो गया, सारों का ओरिजिन आपको कहाँ पर देखने को मिलता है, दैट इज इन दी वेस्टर्न घाट्स. लेकिन यहाँ पर जो अगेन मेजॉरिटी ऑफ दी रिवर्स कहाँ से फ्लो कर रही हैं, टू इन दी वेस्टर्न घाट. ओरिजिन कहाँ है, वेस्टर्न घाट्स में. तो हाइड्रोलॉजिकल सिग्निफिकेंस है. यहाँ पर बहुत से डैम्स आपको देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से आपको इरिगेशनल फैसिलिटीज देखने को मिलती हैं. नेक्स्ट क्लाइमेट, ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर आपको मॉडरेटिंग क्लाइमेट देखने को मिलता है. प्लस यहाँ पर जो मॉनसून का इफेक्ट है वो भी आपको देखने को मिलता है. तो यहाँ पर आपको रेन लेड रीजन भी देखने को मिलता है और रेन शैडो रीजन भी देखने को मिलता है. सो आप देख सकते हैं जब भी मॉनसून हिट करते हैं तो सबसे पहले बारिश कहाँ आती है, दैट इज इन दी केरला. वाई, यहाँ पर आपको बैरियर देखने को मिलता है ड्यू टू दीज माउंटेन्स. राइट. सो नेक्स्ट आता है बायोडाइवर्सिटी. ये हम पहले भी बात कर चुके हैं. क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो यहाँ पर आपको वेराइटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलते हैं. ऐसे अगर हम इकोनॉमिक बेनिफिट्स की बात करते हैं सो इकोनॉमिक बेनिफिट्स भी बहुत सारे होंगे. ऑब्वियस सी बात है अगर आपको फ्लोरा एंड फौना देखने को मिलता है तो यहाँ पर ट्राइबल एरियाज भी देखने को मिलेंगे जिनकी वजह से वो इकोनॉमिक लाइवलीहुड कहाँ से एस्पायर कर रहे हैं, दैट इज फ्रॉम दी वेस्टर्न घाट्स. अगर हम इंडिजिनस ट्राइब्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आप डेटा लिख सकते हैं. द इंडिजिनस पीपल ऑफ वेस्टर्न घाट्स इंक्लूडिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब्स जिनको हम पीवीटीजीज कहते हैं, दे कॉन्स्टिट्यूट अबाउट 44% ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन ऑफ 6.9% ऑफ कर्नाटका. सो अगेन यहाँ पर आपको पीवीटीजीज देखने को मिलते हैं. अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे आपको यहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन देखने को मिलती है जैसे कि गाउलीज, कुनबीज, हलक्की वलक्का, ऐसी कार्य वकल्ला एंड सो ऑन. तो यहाँ पर आप अगेन जो ट्राइबल पीपल हैं उनकी डिफरेंशिएशंस देख सकते हैं. द कम्युनिटीज हैव बीन डिराइविंग सस्टेनेंस फ्रॉम द फॉरेस्ट बाय कलेक्टिंग द नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. सो आपको यहाँ पर नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस भी देखने को मिलता है. और अगेन देखिए ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है. अब अगर वेस्टर्न घाट्स अंडर थ्रेट हैं तो ये जो ट्राइबल लोग हैं जो एक्चुअली में अपना लाइवलीहुड किससे डिराइव कर रहे हैं, वेस्टर्न घाट से डिराइव कर रहे हैं, तो इनका लाइवलीहुड ही अंडर थ्रेट आ जाएगा. राइट. सो ये सिग्निफिकेंस है. अगर द वेस्टर्न घाट्स आर अंडर द थ्रेट ऑफ दिस, सो ये सारी ही सिग्निफिकेंस पे आपको इफेक्ट होता हुआ दिखेगा. राइट. नेक्स्ट बात करते हैं थ्रेट्स टू वेस्टर्न घाट्स. सबसे पहला थ्रेट है माइनिंग. देखिए यहाँ पर देख सकते हैं जो सैंड माइनिंग है वो बहुत ज़्यादा हो रही है और इसकी वजह से क्या है, वहाँ का जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है. ऐसी अगर हम बात करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ फॉरेस्ट प्रोड्यूस की तो अगेन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है जो ट्राइबल ग्रुप हैं दे आर मोर डिपेंडेंट ऑन व्हाट, नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. इसकी वजह से भी आपको ह्यूमन फुटप्रिंट ज़्यादा देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से अगेन जो वेस्टर्न घाट्स का इकोलॉजिकल बैलेंस है वो आपको हार्म होता हुआ दिख रहा है. राइट. नेक्स्ट आता है दैट इज लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग. सो लाइफ स्टॉक ग्रेजिंग इज वन ऑफ द कोर रीजंस हम कह सकते हैं कि इट इज थ्रेट्स टू वेस्टर्न घाट्स. ऐसी अगर हम बात करते हैं ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट, सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ह्यूमन डोमिनेशन ज़्यादा हो रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है. क्यों? क्योंकि आप डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ कर रहे हैं. तो इसकी वजह से क्या है, आपको ह्यूमन और वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिलेगा. क्योंकि यहाँ पर आपको डाइवर्सिटी देखने को मिलती है फ्लोरा एंड फौना की, दोनों की ही. तो यहाँ पर अगर ह्यूमन इंटरवेंशन होगी तो ये जो एरिया है वो आपको इम्बैलेंस होता हुआ दिखेगा. राइट. नेक्स्ट आता है दैट इज हंटिंग. सो हंटिंग जो है आप लोकल जो ट्रेडिशनल ट्राइब्स हैं वहाँ पर आपको हंटिंग देखने को मिलती है तो जिसकी वजह से अगेन इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो रहा है. नेक्स्ट बात आती है दैट इज प्लांटेशंस. देखिए जो एग्रो फॉरेस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट हो चुकी है. तो अगर हम टी की बात करते हैं, कॉफ़ी या रबर प्लांटेशंस की बात करते हैं तो वेस्टर्न घाट्स में एग्रो फॉरेस्ट्री बहुत मेजर लेवल पे की गई है जिसकी वजह से अगेन यहाँ पर ह्यूमन इंटरवेंशन हो रही है. जैसे जैसे ह्यूमन इंटरवेंशन होगी वैसे वैसे आपको जो ये एरिया है वो इकोलॉजिकली सेंसिटिव होता हुआ दिखेगा एंड इवेंचुअली विल लीड टू द डिटोरेशन ऑफ द वेस्टर्न घाट्स. राइट. ऐसे ही एनक्रोचमेंट बाय ह्यूमन सेटलमेंट्स, ये मैं आपको बता चुकी हूँ. धीरे धीरे करके पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब पॉपुलेशन अगर बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर एनक्रोचमेंट्स देखने को मिलेंगी. सो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट्स का एरिया है उसमें एनक्रोचमेंट्स हो रही हैं. अगेन इट इज लीडिंग टू इकोलॉजिकल इम्बैलेंस. डन.
नेक्स्ट आता है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स। अब बहुत सारे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट किए गए हैं, जिसकी वजह से अगेन अगर आप यहाँ पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन करेंगे, चाहे डैम्स बनाएंगे, तो वहाँ पर जो इकोलॉजी है वो डिस्टर्ब होगी ही होगी, राइट। नेक्स्ट आता है डिफॉरेस्टेशन। अगेन इट इज़ अ मेजर कॉज, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वेस्टर्न घाट्स हैं वो हार्म हो रहे हैं। डन। सो दीज आर दी थ्रेट्स टू वेस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट बात करते हैं कंजर्वेशन एफर्ट्स क्या हैं अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं। अब क्योंकि ये बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है तो ऑब्वियस सी बात है गवर्नमेंट ने कोई ना कोई स्टेप्स लिए होंगे। अब यहाँ पर दो कमिटीज़ हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, एक है गदगिल कमेटी और एक है कस्तूरी रंगन कमेटी। देखिए जो गदगिल कमेटी है वो 2011 में बनी थी, तो इसको हम वेस्टर्न घाट्स इकोलॉजिकल एक्सपर्ट पैनल भी कहते हैं। यहाँ पर ये रेकमेंड किया गया था कि ऑल ऑफ द वेस्टर्न घाट्स शुड बी डिक्लेयर्ड अंडर द इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया। अब इन्होंने ये कहा था कि पूरा का पूरा वेस्टर्न घाट्स क्योंकि थ्रेटन्ड है तो ये इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया में आ जाना चाहिए और यहाँ पर कोई भी डेवलपमेंट नहीं होनी चाहिए। डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ को बिल्कुल नलीफाई कर दिया गया था, जिसकी वजह से भी प्रॉब्लम है। देखिए यहाँ पर हम जब भी एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो आपको हमेशा दो पहलू देखने को मिलेंगे, एक तरफ है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन और एक तरफ है डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। अगर हम यहाँ पर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ बिल्कुल रोक देंगे तो यहाँ पर हमारी कंट्री प्रॉस्पर नहीं कर पाएगी, यहाँ के जो लोग हैं वो प्रॉपर डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़ नहीं कर पाएंगे, कंट्रीब्यूशन उसमें नहीं कर पाएंगे, विच विल इवेंचुअली हर्ट आवर जीडीपी, राइट। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर आप डेवलपमेंट करते हैं तो आप एनवायरनमेंट को डैमेज करते हैं। तो यहाँ पर हमें एक तरीका, एक रास्ता अपनाना है जिससे कि हम सस्टेनेबली डेवलप कर पाएँ, हम एनवायरनमेंट को भी डैमेज ना करें और यहाँ पर हम डेवलपमेंट को भी ना रोकें, राइट। सो यहाँ पर कस्तूरी रंगन कमेटी जो कि 2013 में बनी है, तो यहाँ पर यह कहा गया था कि पूरे एरिया को इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन करार देने की ज़रूरत नहीं है, ओनली 37% ऑफ द टोटल एरिया शुड बी ब्रॉट अंडर द ESA। सो यहाँ पर एक तरह से बैलेंस बनाने की कोशिश करी गई थी डेवलपमेंट और एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में, राइट। सो ये दोनों कमिटीज़ आपने याद रखनी है। अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बात करते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपसे ये क्वेश्चंस पूछे गए थे यूपीएससी के द्वारा, तो दोनों ही कमिटीज़ याद रखनी है, एक है गदगिल कमेटी और एक है कस्तूरी रंगन कमेटी। और इन्होंने जो सजेस्ट किया था वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगर हम गदगिल कमेटी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला था पूरा वेस्टर्न घाट्स ही आपको इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरिया बना देना चाहिए, लेकिन अगर हम यहाँ पर कस्तूरी रंगन कमेटी की बात करते हैं तो उन्होंने बोला है ओनली द 37% ऑफ द एरिया शुड बी डिक्लेयर्ड एज इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। अब जो भी ESA जोन होता है वहाँ पर बैन किया जाता है माइनिंग, क्वारिंग एंड सैंड माइनिंग और दी डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो दिस वॉज द कंजर्वेशन एफर्ट्स बाय दिस। अब इसके रिगार्डिंग हम एक MCQ प्रैक्टिस कर लेते हैं। अगेन आपके ज्योग्राफी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपसे डिफरेंस पूछा गया है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में। सो आपके पास स्टेटमेंट्स हैं। पहली स्टेटमेंट है वेस्टर्न घाट्स आर मोर कॉन्टिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट्स। सेकेंड है वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन एज कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स। थर्ड स्टेटमेंट है सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र आर पार्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट्स। आपको बताना है स्टेटमेंट्स करेक्ट कौन सी हैं। आपके पास ऑप्शन है 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 3 ओनली, और इज D 1, 2 and 3 ओनली। देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट को जान लेते हैं। येस इट इज़ मोर कॉन्टिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट्स, क्योंकि ईस्टर्न घाट्स में आपको डेल्टा फॉर्मेशंस देखने को मिलती हैं, तो यहाँ पर डेल्टा फॉर्मेशन की वजह से वो डिसकॉन्टिन्यूस होती हुई दिख रही हैं। लेकिन अगर हम वेस्टर्न घाट्स की बात करते हैं इट इज़ मोर कॉन्टिन्यूस दैन द ईस्टर्न घाट्स। नेक्स्ट अगर बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स आर हायर इन एलिवेशन। अब यहाँ पर आपको देखने को मिलता है ज़्यादातर जो आपकी रिवर्स हैं दे आर ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स, उनका ओरिजिन कहाँ है, दैट इज इन दी वेस्टर्न घाट्स। सो ऑब्वियस सी बात है एलिवेशन पे कौन सी होंगी, दैट इज दी वेस्टर्न घाट्स। सो सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट हमने अभी ही वीडियो में पढ़ी है, दैट इज सह्याद्रीज इन महाराष्ट्र आर दी पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स। तो तीसरी स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो आंसर क्या बन जाता है, डी। यहाँ पर आपको मैंने डायग्राम दे दिया है जहां पर वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स में डिफरेंस आप देख सकते हैं, राइट। सो दिस वाज इट, जहां पर हमने वेस्टर्न घाट्स को होलिस्टिकली कवर किया है, आपके ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। आई होप यू लाइक दिस सेशन। थैंक यू वेरी मच।